हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी पर। और आज आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ SOL BA सेमेस्टर 6 का पोल साइंस का एक क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हर साल ऑलमोस्ट पूछा जाता है और ये है वैश्वीकरण का पक्ष व विपक्ष। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वैश्वीकरण के पक्ष में किन लोगों ने क्या तर्क दिए हैं कि कैसे ये एक अच्छी स्थिति हो सकती है, और दूसरी तरफ इसके विपक्ष में किन किन लोगों ने क्या क्या तर्क दिए हैं। सो सबसे पहले चैप्टर को अगर हम शुरू करते हैं तो देखिए वैश्वीकरण बेसिकली है क्या। ऊपर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें लोग, इंटरनेट और एक पूरा विश्व का आपको ग्लोब दिख रहा है। जिस तरीके से लोगों का ये सारे जो ग्लोब हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सो बेसिकली देखिए वैश्वीकरण का अर्थ बड़ा सिंपली होता है कि चार चीज़ें हैं जिसका फ्लो, जिसका प्रवाह पूरी दुनिया में लगातार अगर हो रहा है तो इसका मीनिंग है कि वैश्वीकरण चल रहा है। सो बेसिकली देखिए चार चीज़ें क्या हैं: वस्तु, कोई भी सर्विस यानी सेवा, पूंजी, पैसा, और चौथी चीज़ है एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो इसको हम बौद्धिक संपदा भी बोलते हैं कई बार। तो देखिए ये चार चीज़ें हैं जिसका फ्लो अगर पूरी दुनिया में होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इन चार चीज़ों की वजह से वैश्वीकरण हो रहा है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ: वस्तु, व्यक्ति, विचार और पूंजी। तो ये चार चीज़ें ऐसी हैं जिनका फ्लो अगर लगातार होता है तो हम कहते हैं कि वैश्वीकरण की व्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही है। और कई बार इसी चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन और भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब वैश्वीकरण के पक्ष में जो तर्क दिया गया है वो क्या है। सो बेसिकली देखिए वैश्वीकरण के पक्ष में एक सबसे बड़ी बात की गई है कि एक देश अगर इस स्थिति को अपनाता है, मान लीजिए भारत जैसा देश कई देशों के साथ व्यापार करता है, तो कैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आज हम सभी जानते हैं कि हमारा देश दूसरे देशों के कल्चर को अपनाता है, इसी तरीके से हम दूसरे देश के कल्चर को अपनाते हैं। यानी कि अगर हम सिंपली देखें तो कल्चर का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गया है। इसको हम एक तरीके से सभ्यता और संस्कृति का मिलाप भी बोल सकते हैं। और कई बार लोग इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि भाई विश्व बहुत ज़्यादा छोटा होता चला जा रहा है। तो देखिए बात बेसिकली यही हो रही है कि वैश्वीकरण से लोगों के बीच एक जो जुड़ाव पैदा हुआ है वो बहुत बड़े स्तर पर चला गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज व्यक्ति बैठे बैठे बड़े किसी भी अमेरिका, फ्रांस या दूसरे देशों से आसानी से कनेक्ट हो सकता है विद द यूज़ ऑफ अच्छी टेक्नोलॉजी। और दूसरी तरफ वैश्वीकरण का एक जो दूसरा तर्क दिया जाता है कि देखिए आज ये एक ऐसी व्यवस्था है जब आपके पास अगर पैसा है या एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं और वो अपने पैसों से और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इससे वो अपना पैसा दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाता है। अच्छा, लाभ कमाने के साथ साथ एक देश को जो फ़ायदा होता है वो ये है कि उनके पास FDI आना शुरू हो जाएगा। FDI बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि किस तरीके से अगर मान लीजिए भारत में अमेरिका जैसी कंपनी व्यापार करने आती है तो वो यहाँ पर आकर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगी और भारत को इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि विदेशी देशों की पूंजी भारत देश में आना शुरू हो जाएगी। तो दूसरा तर्क यही दिया जाता है कि वैश्वीकरण के कारण आपके देश में पूंजी आना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा देखिए दो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ये हालांकि एजेंसियां हैं UNO की, अगर आपने UNO के बारे में पढ़ा होगा 12th क्लास में, या आगे भी। सो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये दो संस्थाएं भी आपको वैश्वीकरण बढ़ाने, साथ के साथ व्यापार को बढ़ाने में साथ देती है। तो इन दो संस्थाओं की भूमिका भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे एक देश में विकास की स्थिति पैदा होना शुरू हो जाएगी। आगे वैश्वीकरण के एक पक्ष में और तर्क दिया जाता है कि देखिए वैश्वीकरण से कई बार जो अविकसित देश हैं उनके पास टेक्नोलॉजी का आना शुरू हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, एक देश के पास कपड़े बनाने की अच्छी मशीन नहीं है जबकि वो दूसरे देशों के साथ अच्छा संबंध बनाता है और उस देश ने उस तकनीक को बहुत अच्छे से एक तरीके से कह सकते हैं उसने बना लिया है या उसने इन्वेंट कर लिया है, तो विकासशील देशों को तकनीक मिलना शुरू हो जाएगा और इस तकनीक की सहायता से वो भी अपने देशों में अब अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से कई बार विकसित देशों को, विकासशील देशों को विकसित देशों की टेक्नोलॉजी मिलना शुरू हो जाता है और ये एक बहुत ज़्यादा लाभदायक चीज़ हो सकती है। आगे आते देखिए वैश्वीकरण
अगर हम बात करें तो ये ऐतिहासिक चीज़ है। पहले के समय में भी लोग बाय रोड या बाय सी समुद्र के रास्ते एक दूसरे देश में जाते थे, उसकी खोज करते थे, वहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको बताते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से अगर फैल रहा है, तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। देखिए, एक तो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। मोबाइल के बाद अगर हम बात करें, दूसरी जो चीज़ है वो है कंप्यूटर, हमारे लिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो कंप्यूटर, मोबाइल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे लिए जो आज वैश्वीकरण को और ज़्यादा क्या कर रही हैं, आसान बना रही हैं। सो देखिए, ये वैश्वीकरण को और तेज़ी से फैला रही है। अब वैश्वीकरण की वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अच्छे रोड बन रहे हैं, बाय एयर जाने की सुविधा तेज़ी से बढ़ती है ताकि जो वैश्वीकरण है वो और तेज़ी से फैले। तो बेसिकली इसके पक्ष में हमें ये पॉइंट समझना है कि वैश्वीकरण से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें होना शुरू हो गया है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। आगे देखिए, लास्ट पॉइंट है, वैश्वीकरण का एक और पक्ष दिया जाता है, वो ये है कि वैश्वीकरण के कारण कई बार देशों में कंपनियां जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती हैं और साथ के साथ वो कंपनियां अपनी संस्थाएं यहाँ पर खोलती हैं, तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी और अपना आइडियाज़ लेकर आती हैं, लेकिन काम करने के लिए जिन लोगों को उनकी ज़रूरत होती है वो लोग वहाँ से लेते हैं जिस देश में उसने कंपनी को स्थापित किया है। सो फॉर एन एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अगर कोई भारत में कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में आती है और वो अपना व्यापार यहाँ शुरू करती है, कामकाज शुरू करती है, तो वो वहाँ से लोगों को नहीं लाएगी, वो लोग कहाँ के प्राप्त करेगी, जिस देश में उसने कंपनी को स्थापित किया है। तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा और वैश्वीकरण से ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा एक देश को मिलने लगता है। तो ये कुछ पक्ष में तर्क है, हालांकि अभी हमें इसके विपक्ष में भी तर्क पढ़ने। देखिए, वैश्वीकरण के विपक्ष में जब हम तर्क पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण का वो फ़ायदा हुआ नहीं जितना फ़ायदा इसका गिनवाया जाता है। सबसे पहला आता है, देखिए, धनिकों को, धनिक मतलब जो पूंजीवादी लोग हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। देखिए, जो विपक्ष में तर्क देते हैं वो साफ रूप से ये कहते हैं कि पूंजीवादी व्यक्ति को इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो गया, क्योंकि पूंजीवादी व्यक्ति ने उसका हमेशा से फ़ायदा ये होता है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है और इसी लाभ के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करता है और इससे लाभ कमाने के एक सर्कल में वो अपने पास लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखेगा, जबकि मजदूर और गरीब लोगों को और ज़्यादा गरीबी झेलनी पड़ेगी। तो ये वैश्वीकरण का एक कह सकते हैं कि इसके विपक्ष में तर्क है और साथ के साथ ये एक इसकी गलत व्यवस्था बनती चली जाती है। आगे बात करें, देखिए, वैश्वीकरण से राज्य के गरीबों के हितों की रक्षा करने की क्षमता में कमी आती है। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, यहाँ राज्य का मतलब एक देश है। वैश्वीकरण जब से शुरू हुआ है ये देखा गया है कि बहुत सारे देश ऐसे कल्याणकारी कामों में अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं जो वो पहले करते चले आए थे। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले सरकार गरीबों को और सामान्य लोगों को बड़े अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देती थी और साथ के साथ शिक्षा व्यवस्था देती थी, लेकिन अब ये व्यवस्था सारी प्राइवेट सेक्टर्स पे दे दी गई है या बाहरी कंपनियों को दे दी गई है। सरकार का ये कहना है कि अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो इसके लिए आपको बाहरी कंपनियों को पैसा देना पड़ेगा और उस सर्विस के बदले पैसा देकर आप अच्छी से अच्छी एक तरीके से सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा विपक्ष में तर्क है और कहीं ना कहीं ये वैलिड भी है कि कहीं राज्य यानी एक देश की सरकार अब अपने कार्यों को बहुत सीमित कर देती है और सिर्फ पुलिस कार्य तक अपने आप को रखती है। अगला आता, देखिए, वैश्वीकरण से एक देश की संस्कृति पर हानि होती है। लोग अपने पुराने जीवन मूल्य, तौर तरीकों को हाथों से धो फेंकते हैं। तो इस पॉइंट में बेसिकली ये बताया गया कि कैसे वैश्वीकरण से एक देश की संस्कृति में, जैसे अगर हम बात करें तो आज जीन्स का कल्चर बड़े स्तर पर है, वेस्टर्न कपड़े हम पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो ये वेस्टर्न ड्रेस जो हमारे पास कल्चर चला आ रहा है, इससे एक देश की संस्कृति जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। तो जब अपने देश की संस्कृति का हनन होगा और वो ख़त्म होगी तो वो कल्चर कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा दूसरी जगह। तो इस तरीके से विपक्ष में तर्क देने वाले एक ये भी बहुत बड़ी हानि वैश्वीकरण की मानते हैं। देखिए, अगले पॉइंट में हम बात करें तो वैश्वीकरण के कारण कई बार विकासशील देशों में एमएनसीज कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनियां एक देश में काम करने के लिए आती हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार से ऐसे बहुत सारे समझौते करवा लेती हैं जिससे कि वो अपनी
ज़्यादा धाक यहाँ पर स्थापित कर सके। इसको आसान लैंग्वेज में समझें तो वैश्वीकरण में कई बार बहुत सारी एमएनसीज कंपनी ज़मीन सस्ते दामों पर खरीदती हैं अपनी कंपनियां स्थापित करने के लिए, टैक्स में छूट मांगती हैं सरकार से और रोज़गार की शर्तें अपने तरीके से स्थापित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकारवाद मोनोपोली के चलते कई बार एक देश की सरकार को उनके आगे झुकना पड़ता है। देखिए लास्ट इसका पॉइंट है वैश्वीकरण की प्रक्रिया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। विपक्ष में ये तर्क दिया गया है कि कैसे बाजारों पर धीरे धीरे कब्जा होता चला जा रहा है। इस चीज़ को कई बार हम नव उपनिवेशवाद भी बोलते हैं। नव उपनिवेशवाद का सिंपली मीनिंग ये है कि आप एक देश पर पहले कब्जा करते थे, वहाँ के कच्चे माल का उपयोग करते थे, लेकिन अब जो ये नव उपनिवेशवाद शुरू हुआ है, ये देश पर कब्जा करने की जो नई नीति शुरू हुई है वो ये है कि आप एक देश के बाज़ार पर डायरेक्ट कब्जा करते हैं। आप एक देश के बाज़ार में अपना माल भर देते हैं और अपने सामान की उपस्थिति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दूसरे देश उससे कंपटीशन नहीं कर पाता और ऐसे में बाज़ार पर कब्जा होने के बाद आपको ज़्यादा फायदा होता है। आपको मीन्स विकसित देशों को। देखिए अगला पॉइंट है वैश्वीकरण आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं विपक्ष में तर्क दिया गया कि किस तरीके से वैश्वीकरण के कारण देखने को मिला है कि एक देश के जो उत्पादक हैं वो अच्छा कंपटीशन नहीं कर पाते और कई बार बड़ी कंपनियां इसका लाभ उठाती हैं। ये कुछ इस तरीके से कि एक बड़ा मॉल खुलने के बाद छोटे जो सब्जी बेचने वाले हैं उनका कामकाज उतना नहीं चलेगा। आलू गोभी और दूसरी चीज़ें अब आपको मॉल में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और इससे क्या होगा कि एक देश का जो गरीब बेचने वाला सामान बेचने वाला व्यक्ति है, उत्पादक है, वो आपसे कंपटीशन नहीं कर पाएगा और ऐसे में आर्थिक असमानता आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और ये बता ही दिया कि समाज का एक उच्च वर्ग जो पैसे वाला वर्ग है वो इसका लाभ ज़्यादा उठा रहा है। देखिए तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में आपको उत्तर देने पड़ेंगे। इस PDF का आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।